हाँ भाई, वो सर की चाबी तो आ रही गई। कल हमने क्या लिखा था ये बताओ, काली सिंध नदी के बारे में। है बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं इनके बारे में, और यही चंबल नदी क्रम पढ़ रहे थे। जिसमें चंबल और चंबल की सहायक, चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं यही इनके बारे में अपन लिख रहे थे। तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं, जिसमें एक हमने काली सिंध पढ़ी थी, काली सिंध पढ़ी थी। अब एक अपन लिखेंगे पार्वती नदी। पार्वती ये भी मध्य प्रदेश, आज क्या है कि गोविंद फेल हो गया, बाहरी बोर्ड के एग्जाम में फेल, सप्लीमेंट्री आई हुई है इसकी। अब देखो सप्लीमेंट्री में पास होता है एक फेल होता है, इसका फेल ही होगा, फेल ही है। इसके क्या है, वो इंटरनेट खत्म हुआ पड़ा है। पहले मार्केट खत्म था। तो काली सिंध तो शायद अपन ने लिख ली थी, है ना। गागरोन जलदुर्ग भी लिख लिया था, फिर तो कोई बात नहीं। और गागरोन देख भी लिया था तुमने। पार्वती जो नदी है ये भी मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती। मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? सीहोर। और मध्य प्रदेश में जैसे ही ये नदी सीहोर से निकलती है, पार्वती एक धौलपुर की तरफ भी है, वो नहीं है ये। तो सबसे पहले है कि ये राजस्थान में 2 बार सीमा बनाती। मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है, मतलब विंध्याचल पर्वतीय है, और 12, और इसके बाद में कहां बहती है? कोटा। कोटा बार। सर अपनी चाबी तो रखा करो, चाबी दूसरों को मत देके जाया करो, है ना। सर के लिए एक बार बढ़िया सी जोरदार तालियां। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि ये सीहोर, विदाई दीदी तुम्हारा यही काम है और कोई नहीं है।
तो कोटा और बारा में बहने के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में पाली, किताबों में आपको क्या पलिया लिखा हुआ मिल सकता है, ये पाली घाट है। तो पलिया के निकट, पाली है एक जगह का नाम, ये पाली अपने वाला पाली नहीं, उधर सवाई माधो, वहां पर जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, अंधेरी, रेतड़ी और कूल, इस कूल को ही कुन्नू बोल देते हैं। कुन्नू नाम आता है ना कई बार, वो कूल ही क्या है, कुन्नू। तो ये जो अपन देखें कि नदी है, यही जो अंधेरी, रेतड़ी और ही कूल, ये सब किसकी सहायक नदियां आती है, पार कि पार्वती है, यानी इसकी क्या है, सहायक नदी। ये सप्लीमेंट्री में पास करवाने के लिए आए हैं गोविंद को, तो लिखिए आप, पार्वती नदी है। लिखो, यह नदी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है। मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती, बारा और कोटा में बहने के बाद, बारा और कोटा में बहने के बाद सवाई माधोपुर में पाली घाट है। आपको पलिया शब्द आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर में पाली घाट के लिए पाली घाट के निकट चंबल में मिल जाती, चंबल में मिल जाती। अंधेरी, रेतड़ी, कूल, अंधेरी, रेतड़ी, कूल, इसकी सहायक नदियां हैं। अंधेरी, रेतड़ी, कूल, इसकी सहायक नदियां हैं। अब बताओ, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की कितनी बार सीमा बनाती? इसका मतलब 2 बार ही प्रवेश करने वाली हो गई। हाँ, तो ये पार्वती जो नदी है, तो लिखो पार्वती नदी, पार्वती नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 2 बार सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच से 2 बार सीमा बनाती। इसके बाद पार्वती के, ये तो अपन ने इस भाग है या इसमें लिखा। अगली नेक्स्ट अपने एक नदी है बामणी, जिसको हम कौन सी नदी कह देते हैं, वापनी। बामणी को ही क्या कहते हैं, वापनी। ये नदी हमारे चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती, जो खंडित भाग है ना, हाँ, उस हरिपुरा से निकलती है। और जो बेंसरोडगढ़ है, उस बेंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी है, बड़ा सुंदर जगह है, तो बेंसरोडगढ़ के निकट किसमें जाकर के मिल जाती है? चंबल। चंबल और बामणी नदी के संगम पर ही बेंसरोडगढ़ दुर्ग है। हाँ, कि चंबल और कौन सी नदी हो गई? बामणी। इन नदियों के संगम पर ही कौन सा दुर्ग हो गया? बेंसरोड। दूसरा, बामणी और ओराई, इसकी सहायक नदी है। बामणी और कौन सी नदी हो गई? ओराई। बामणी और जो ओराई नदी है, इसके संगम पर बस्सी अभयारण्य है। बस्सी जयपुर वाला नहीं, चित्तौड़ वाला। हाँ, कि बस्सी जो अभयारण्य है वो कौन सी नदी हो गई? बामणी और ओराई। ओराई नदी आती है, इसमें आता है। तो अगला एक आप लिखो, बामणी नदी। बामणी नदी में लिखो, यह नदी चित्तौड़गढ़ में यह नदी चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती। चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती है। और बेंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती। बेंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती। बामणी और चंबल नदी के मुहाने पर बामणी और ये चंबल नदी के मुहाने पर बेंसरोडगढ़ दुर्ग है। बामणी और ओराई नदी बामणी और ओराई नदी ओराई नदी के संगम पर बस्सी अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य हो गया? बस्सी। अब इसके बाद अगली जैसे अपन लिखें मेज नदी। मेज लिख लो चाहे कुराल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे की सहायक तो बनेगी। तो मेज जो नदी आती है, ये भीलवाड़ा का जो मांडल क्षेत्र आता है, एक तो मांडलगढ़ आता है और एक कौन सा आता है? उस मांडल क्षेत्र से ये नदी निकलती। और लाखेरी, लाखेरी कहां पर है? बूंदी। लाखेरी बूंदी के निकट किसमें मिल जाती है? चंबल। भीलवाड़ा के, एक मांडल अलग है और मांडलगढ़ अलग है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, दोनों ही भीलवाड़ा में। हाँ, कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है और बूंदी में लाखेरी के निकट किसमें जाकर के मिल जाती है? चंबल। लाखेरी वही है जहां पर पहला सीमेंट उद्योग
सबसे पहला कौन सा उद्योग लगाया गया था? लाखेरी है ये। तो अगला आप लिखिएगा, मेज नदी में लिखो, यह नदी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ से निकलती है। बूंदी में लाखेरी के निकट बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। अब इसकी कई सारी सहायक नदियां कुराल, बाजन और कौन सी होगी? मांगली। हाँ कि कुराल भी है, बाजन भी है और कौन सी होगी? मांग। बताइए किसकी सहायक नदियां हैं? मेज की सहायक। तो लिखो कुराल, बाजन, मांगली। कुराल, बाजन, मांगली इसकी सहायक नदियां हैं। कुराल, बाजन, मांगली इसकी सहायक नदियां हैं। फिर मेज के बाद अगली जो नदी आती, चाकण। चाकण नदी ये बूंदी में कई सारे नालों के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। और जो सवाई माधोपुर है इसमें जो कर्णपुरा आता है उसके निकट जाकर के ये किसमें मिल जाती है? चंबल। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह से ये नदी निकलती है, तो कई सारे जो नाले मिलकर के इस नदी का निर्माण करते हैं। बूंदी में एक जगह नेनवा तहसील आती, वहां पर इस नदी पर जो बांध बना, ये इंपॉर्टेंट है, केवल चाकण बांध, नदी से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो चाकण बांध कौन से जिले में? बूंदी में कौन सा बांध हो गया? चाकण बांध आता है। ये है नेनुआ जो तहसील आती है, यहां पर इस पे कौन सा बांध बनाया गया है? चाकण। तो अगला चाकण नदी लिख करके लिखो, यह नदी बूंदी में विभिन्न नालों के मिलने से, बूंदी में विभिन्न नालों के मिलने से बनती है। सवाई माधोपुर में कर्णपुरा, सवाई माधोपुर में कर्णपुरा के निकट चंबल में मिल जाती, चंबल में मिल जाती। इस नदी पर बूंदी में नेनवा के निकट, बूंदी में नेनवा के निकट चाकण बांध बनाया गया है।
चाकण बांध बनाया गया है। कि नेनुआ है उसके निकट कौन सा बांध बनाया गया है? चाकण। एक आलनिया नदी भी है, ये आप कोटा में जो मुकुंदरा हिल्स आती है, मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती, और कोटा में एक जगह है नोटाना, कौन सी जगह होगी? नोटा। उस नोटाना के निकट किसमें जाकर के मिल जाती है? चंबल। चंबल है गई इसमें जाकर के, कोटा में मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वहां, और ये आपको ध्यान नोटाना है, यानी वहां पर आकर के किसमें मिलती है? चंबल, मुकुंदरा से निकलती। तो अगली एक आप नदी लिखिएगा, आलनिया नदी। आलनिया में लिखो, यह नदी कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियों से, कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है। मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती। और नोटाना, ये भी कोटा में है, नोटाना के निकट, नोटाना के निकट चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती। तो नोटाना के निकट किसमें मिलती है? तो ये जो चंबल नदी कर्म है गई, इसके बारे में अपन, अब चंबल के में इतनी ये नदियां बरसात के समय सब बहती है, और उस समय चंबल है उफान पे होती है, तो भयंकर बाढ़ आती, इसलिए बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है। इसलिए क्या किया गया कि एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया चंबल गाठी परियोजना। क्या गोविंद तेरे बाई ग्रेस पास हुआ? तू फेल ही हो गया? फेल्ड है ये तो। चंबल गाठी परियोजना कप्लीमेंट्री भी नहीं आई थे। तो कौन सी परियोजना हो गई? चंबल गाठी परियोजना। अब चंबल गाठी जो परियोजना है, इस परियोजना का जो शुभारंभ है 1954 में किया गया। परियोजना का शुभारंभ कब होता है? 1954। परियोजना को उद्देश्य क्या था कि जिसकी वजह से इसको शुरू करना था, और ये एक एकल परियोजना न होकर के कौन सी परियोजना होती है? संयुक्त परियोजना। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। दो कौन कौन से आते हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिनकी जो साझेदारी 50-50% की क्या रहती है? साझेदारी। हाँ, कि 50-50% की क्या है? यानी साझी। ये एकल परियोजना न होकर के संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का उद्देश्य
क्या उद्देश्य रखा था इस परियोजना का? तो सबसे पहला तो यही था कि चंबल की विनाश लीला को समाप्त करना। ये भयंकर तबाही मचाती थी। चंबल की विनाश लीला को क्या करना? समाप्त। इतनी भयंकर बाढ़ें आती थी तो हाड़ौती प्रदेश के लोग क्या है, हाँ, गर्मियों बरसात के सीजन के अंदर अपने गुदड़े ऊपर ही रखते थे। हाँ, किस समय गुदड़े लेकर के भागना पड़ रहा है कोई पता नहीं। इसलिए इसकी विनाश लीला को क्या करना था? समाप्त। गुदड़े का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, कपड़े आते हैं वो सारे बस लेके भागना। कब पता चला कि नदी आ गई है, उफान पे हुई। तो एक तो यह था कि चंबल की विनाश लीला को क्या करना? समाप्त। दूसरा, इससे बीएड प्रदेश को बढ़ावा मिल रहा था। लगातार जमीन किसमें कन्वर्ट हो रही थी? बीएड। अब बीएड बनेगे तो फिर अगर इतनी कटाव हो जाता तो बागी बनते लोग, खाने के लिए नहीं है तो भूभिक्षित है किम न करोति पापम, फिर पाप ही करने पड़ते, लूट खसोट ही करनी पड़ती है फिर। इसलिए उनको बागी बनने से बचाया जाए और उनको खेती की तरफ मोड़ा जाए। अपने इधर भी कई बागी बैठे हैं, कितने बागी हैं, देख कितने गर्व के साथ खड़े हाथ कर रहे हैं। तो फिर खेती की तरफ आज यानी हाड़ौती प्रदेश कृषि की दृष्टि से संपन्न है। तो अगला यही था कि मृदा अपर्दन, सोइल इरोजन आता है, मृदा अपर्दन को रोकना। मृदा अपर्दन के रोकने के साथ में फिर अगला और क्या टारगेट दिया जाए? तो जल विद्युत, मतलब पहले तो है पेयजल, पीने के लिए अच्छा पानी मिले। दूसरा सिंचाई करें, और तीसरा क्या है? जल विद्युत, जल विद्युत का उत्पादन। चौथा यह है जलीय जीवों का संरक्षण, मत्स्य पालन। एवं जलीय जीवों का संरक्षण। हाँ, कि मत्स्य पालन और कौन सा हो गया? जलीय जीवों का संरक्षण। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, इन सब का क्या है? संरक्षण किया जाए। और मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए। मछली पालन सी फूड में आता है। कौन से में आता है? सी। हाँ, शाकाहारी होता है, नहीं होता? सी फूड वाले मानते हैं शाकाहारी, है ना? बाकी तो क्या कौन सी चीज नहीं है मांसाहारी? वही बात, दही दूध लेते हैं तो उनमें भी तो होते हैं कीड़े, है ना? तो मत्स्य पालन और जलीय जीवों का क्या है? यानी संरक्षण कर। ये किस सभी उद्देश्य किसके रखे जाते हैं? चंबल घाटी परियोजना। तो ये एकल परियोजना नहीं होती है, संयुक्त परियोजना। फिर भी अभी भी हर वर्ष थोड़ी बहुत बाढ़ तो आई जाती है, अपर्दन होता ही है, मिट्टी का क्या है? यानी कटाव हो ही रहा है, लेकिन ज्यादातर अब इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा होता है, एक चरण में नहीं होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 3। तो ये इतना लिख लिया तुमने? पहले इतना लिखिएगा। एक तो शुभारंभ 1954 में इसका क्या होता है? शुभारंभ।
और फिर संयुक्त परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। साझेदारी 50-50%। हाँ, पहला उद्देश्य है इसका चंबल की विनाश लीला को समाप्त करना। चंबल की विनाश लीला को समाप्त करना। मृदा अपरदन को रोकना। पेयजल, सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन करना। और मत्स्य पालन और जलीय जीवों का क्या करना, संरक्षण। ये सारे उद्देश्य रखे। लिख लिया तुमने? अब इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा होता है, एक चरण में नहीं होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? तो देखो, इस परियोजना का कार्य, इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ। तीन चरणों में पूरा हुआ। देखिए कि जो पहला चरण आता है, फर्स्ट स्टेप, अपन देखें कि जो चंबल नदी हमारे राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करते हुए उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और उद्गम से मुहाने तक जाएगी, तो इस पर कई सारे जो बांध हैं यही इनका निर्माण किया गया है। ये चंबल जो नदी, इसकी जो पहली स्टेप आती है, फर्स्ट जो स्थिति अपन देखते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि चंबल जो नदी, इस पर मध्य प्रदेश आता है। उस मध्य प्रदेश में आप मंदसौर के निकट गांधी सागर बांध बनाया गया। ये जलीय अभयारण्य भी ध्यान रखिएगा, हाँ, कि कौन सा बांध बनाया जाता है, गांधी। और इस बांध से आपको बता देते हैं कि जल विद्युत है, यही इसका भी उत्पादन होता है। यहां पर 23 मेगावाट फर्स्ट स्टेप आता है। इसमें कौन सा बांध बनाया आता है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर बनाया आता है, मंदसौर। मंदसौर कहां पर है, मध्य। और इस चरण में ही आप देखेंगे कि यहां 23 मेगावाट 23 मेगावाट की कितनी यूनिट लगाई जाती है, यही 5 यूनिट लगाई जाती है, 5 इकाइयां स्थापित। 23 से बताइए टोटल कितना मेगावाट होता है,
115 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता। ये पहली स्टेप आती है, फर्स्ट स्टेप है, यानी इसमें इसी चरण में आप देखेंगे कि जो कोटा शहर आता है, इस कोटा शहर में कोटा बैराज का निर्माण किया जाता है। हाँ, कि जो कोटा शहर आता है, इस कोटा शहर में किसका निर्माण कर दिया जाता है, यानी कोटा बैराज। उस कोटा बैराज का निर्माण किया जाता है कि बड़ा बांध, बैराज एक होता है, बांध होता है, और एक क्या होता है, बैराज। दोनों में अंतर, बैराज से क्या होता है, जल विद्युत और जो सिंचाई है, यानी ये दोनों सुविधाएं प्राप्त। तो यहां पर ये हम कह सकते हैं कि केवल सिंचाई होती है, जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, हाँ, उसको बैराज कह देते हैं। जबकि बांध से ये दोनों काम होते हैं, ये कोटा बैराज। और इसी कोटा बैराज से दो नहरें निकाली जाती हैं। अब देखो, ये नहर कौन सी दिशा में है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? कौन सी तरफ होगी? इसलिए इस नहर का नाम भी कर दिया गया बाई नहर। ये राजस्थान की ओर है। जो मेज नदी अपन ने लिखी थी, चाकण नदी लिखी थी, उसमें ले जाकर के इसके जल को छोड़ दिया जाता है। और दूसरी जो नहर आती है, यानी वो कौन सी नहर हो गई, दाई नहर, जो मध्य प्रदेश की तरफ जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, इसके जल को क्या लिया आता है, यानी काम में लिया आता है। और इसके जल को काम में लेने के लिए क्या करते हैं कि 8 लिफ्ट स्कीम बनाएगी। लिफ्ट क्या होती है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरा खेत यहां पर है और नदी वहां बह रही है, नहर वहां पर है। अब क्या यहां पानी आ पाएगा? बाल्टी से निकाल, सिंचाई थोड़ी कर सकते, पी नहीं सकते उस। इसलिए अब पूरा खेत इधर ही रह गए। इसलिए क्या मशीनें लगाई जाती है, पंपिंग सिस्टम भी होते हैं, वो पानी को उठा करके इधर डालेंगे। अब क्या है कि गोविंद के सप्लीमेंट्री आ गई, इसलिए दिखा नहीं सकते, और सप्लीमेंट्री में फेल्ड और हो गया है। वो नहीं तो लिफ्ट दिखाए थे, वही तो बात है ना। हाँ, फेल्ड है ना, पास आस पास ही नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि मैं रिवाइज रीचेक करवाऊंगा, कह रहा। हाँ, हॉटस्पॉट सब फेल है इसके। तो कल पुर्जे ही खत्म हो गए इसके, तो ये बता रहा हूं ना। हाँ, पूरी लाल बत्ती आ रखी है, वही तो बात है ना। हाँ, तो 115 मेगावाट जल विद्युत का क्या होता है, उत्पादन। अभी ये कोटा बैराज, ये दोनों ही कौन सी स्टेप में होते हैं? पहला जो चरण आता है उस पहली स्टेप में। तो अगला आप लिखिएगा, 3 चरण लिख लिए, पहला चरण लिखिएगा। लिखो, इस चरण में कोटा में पहले यार मध्य प्रदेश लिखते सही था, तो मैं दूसरी जगह चला। हाँ, तो लिखो इस चरण में मध्य प्रदेश लिखो। इस चरण में मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया। गांधी सागर बांध बनाया गया। मध्य प्रदेश में कौन सा? गांधी। यह मंदसौर में स्थित है। जलीय अभयारण्य भी है। कई बार पूछते हैं गांधी सागर अभयारण्य कहां है, तुम गुजरात कर देते हो। गुजरात नहीं है, कहां पर है? मध्य प्रदेश। हाँ, यह है जलीय अभयारण्य।
इससे 115 मेगावाट, इससे 115 मेगावाट 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसी चरण में कोटा बैराज बनाया। बैराज का मतलब विद्युत उत्पादित होगी या नहीं होगी? विद्युत उत्पादित नहीं। इस चरण में कोटा बैराज बनाया गया। इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई। सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली। एक तो लिख लो बाई नहर, राजस्थान लिखना, बाई नहरे राजस्थान। और दूसरी लिखो दाई नहर, दाई नहर कहां पर है? मध्य प्रदेश। गोविंद पास हो गया, बताते हैं। हाँ, दाई नहर, हाँ, कहां पर है? अब दाई नहर से ही, कौन सी नहर से? दाई नहर से कि ऐसे मध्य प्रदेश में जल नहीं जाने देंगे हम, इसके जल को रोके तो सही। इसलिए इसे 8 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई। जालीपुरा है, दिगोद है, अंता सेकंड आती है, पचेल आता है, सोरखंड आता है, गणेशगंज है, कचारी है। ऐसी 8 क्या बनाई जाती है? लिफ्ट योजना। तो पहले आप लिखिएगा दाई नहर, उसी में लिखो दाई नहर से राजस्थान में सिंचाई के लिए, 8 लिफ्ट योजनाएं हैं। 8 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है। कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है? 8। अब ये 8 की 8 लिफ्ट योजनाएं राजस्थान में आएगी। और ये राजस्थान में भी अपन देखेंगे कि कहां पर ये 8 लिफ्ट स्कीम आपको हैं। तो 8 कोटा और कहां पर मिलेगी? नंबर 1 अपन लिखें जालीपुरा। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम का मतलब योजना ही है। ये कहां पर है? कोटा में। दूसरी कौन सी है? दिगोद। ये भी कहां पर है? कोटा। तीसरी आती है अंता, फर्स्ट कहे हैं अपन। अंता कहां पर है? 12। और तीसरी हम लिखें अंता सेकंड, ये भी कहां पर है? 12। इसके बाद में पचेल भी कहां पर आती है? 12।
गणेश, क्योंकि ये उच्च भूमि आ गई ना, इसमें जल ऐसे पहुंच नहीं सकता। गणेशगंज के बाद सोरखंड, सोरखंड भी कहां पर है, 12। और इसके बाद कचारी, कचौरी नहीं है, कचारी, ये भी कहां पर है, 12। तो कुल मिलाकर के ये लिफ्ट योजनाएं, 8 लिफ्ट स्कीम अपन कह सकते हैं। या 8 की 8 लिफ्ट स्कीम किस पे हैं, यही जो दाई नहर या बाई नहर, बाई नहीं दाई है, बाई तो उधर वो करौली सवाई माधोपुर वाला एरिया आता है, उसमें है। लिख लिया। तो गोविंद लिफ्ट नहर, लिफ्ट के नाल है उसमें, अगर वो तो दिखा सके। दूसरा चंबल जलीय जीवों के लिए, आपको मैंने बताया था जलीय जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी इसके वापस सप्लीमेंट्री आ गई, शायद आ गई ना, इसे तो आ गई वापस सप्लीमेंट्री। तुमने ताली बजाने वाला जल्दी कर दिया था, वो था ना। बाई ग्रेस कर देते तो ही सही था। अब पहला जो चरण है, ये पूरा होने के बाद सेकंड स्टेप, द्वितीय जो चरण आता है, हटा दूं। दूसरे चरण में जो हमारा चित्तौड़गढ़ है, और हमारे चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह है, रावत बाठा। इस रावत बाठा के निकट कौन सा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया है, राणा। और इससे आपको जल विद्युत का उत्पादन होता है। यहां 43 मेगावाट की 4 यूनिट है। 43 को 4 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण, ये अपन देखें कि जो बांध है यही, उसका नाम कौन सा हो गया, राणा प्रताप सागरी बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध हो गया। तो राणा प्रताप सागर जो बांध आता है, ये बांध आपको ध्यान रखना है, इससे भी जल विद्युत का उत्पादन, और 172 मेगावाट सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है। भराव क्षमता तो कोटा की ज्यादा है, क्योंकि हर दिन सिंचाई चाहिए उसमें। तो अगला आप लिखिएगा, द्वितीय चरण लिखो। इस चरण में चित्तौड़गढ़ में रावत बाठा के निकट, चित्तौड़गढ़ में रावत बाठा के निकट ही राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया।
इसे 172 मेगावाट, इसे 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। एक 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। जैसे ही यह चरण भी सफल होता है तो हमने थर्ड स्टेप शुरू किया। तीसरे चरण में जो कोटा और बूंदी की सीमा पर एक जगह है बोरावास, कोटा में बोरावास के निकट, सीटेट, वो सीटी के एग्जाम में पूछा भी था, बोरावास के निकट कौन सा बांध बनाया गया है? जवार सागरी बांध। इस जवार सागर बांध से 33 मेगावाट की 3 यूनिट है यहां पर, और उन तो तीनों यूनिट से कितना मेगावाट है? हाँ, 99 मेगावाट। कितना? हाँ, 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसका हाँ उपयोग भी हमारे राजस्थान है, यानी इसके द्वारा किया। मतलब ये इतने नजदीक आज तक दुनिया की किसी भी नदी पर बांध नहीं है। ये केवल 100 किलोमीटर की दूरी में 4 बांध बना दिए गए। ये है जवार सागर बांध। इससे भी किसका उत्पादन होता है? जल विद्युत का। ये तुम्हें पता है लाइन बनाई है किसकी? करंट दौड़ रहा है इनमें, ध्यान रखना, जल विद्युत है ये, है ना। उसमें नहीं है, देखो करंट नहीं आ रहा है इसमें। तो ये कितने यानी बांध हो गए? 4। चौथा भी तीसरा चरण लिखिएगा। इस चरण में कोटा में बोरावास के निकट 2 मिनट। अच्छा, फिर वापस जा रहा है क्या? अच्छा, हाँ लगा। तो लिखो, कोटा में बोरावास के निकट जवार सागर बांध बनाया गया। जवार सागर बांध बनाया गया। इससे 99 मेगावाट, इससे 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। इस प्रकार से कितनी स्टेप हुई? 3। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उद्गम से मुहाने तक बांधों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। बताओ सबसे पहला बांध कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। और मुहाने से उद्गम तक पूछे तो पहले कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें पिकअप बांध जवार सागर है। पिकअप का मतलब जो जल, जैसे जवार सागर है, यानी क्या है कि जल विद्युत बनाता, तो उसका जल ऊपर से क्या डाला जाता है? नीचे। जो नीचे आए हुए जल को वापस ऊपर उठा लेता है, उस बांध को कौन सा बांध कह देते हैं? पिकअप। तो पिकअप बांध के रूप में अगर देखा जाए तो वो कौन सा बांध आता है? जवार। ये पिकअप बांध है, पिकअप चलाने वाली नहीं है, ध्यान रखना ना। हाँ, तो ये पिकअप पे जवार सागर किस प्रकार का बांध हो गया? पिकअप। आपने ये बना लिया था, तो पहले ये बनाइएगा।
बंदे क्या बाई ग्रेस देख लो, तुम विचार कर। हो गया। एक 115 मेगावाट 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। कितना विद्युत होगा थोड़ा समझे। तेरे को इस स्विच में अंगुली डलवा के दिखाएं। मतलब 1 मेगावाट में होता है 10 लाख वाट। कितना वाट है? तो अब अपने वाला बल्ब है होता है कितने वाट का? 100 वाट का। कितने वाट का होता है? 100 का, 60 का, 50 का, 10 का। अब उसकी तीव्रता देख ले कितनी। यहां केवल 1 मेगावाट का मतलब भी 10 लाख के वाट, 1000 किलो वाट, इतना ज्यादा। तो ये पर डे इतना क्या होता है? यही बिजली का उत्पादन होता है। शक्तिमान में लिखते हैं 1 इलेक्ट्रिसिटी ई को, यानी जो 6 से अपन क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, यानी उसका वो फॉर्मूला आ जाता है। तो तू तो ऐसे ही ध्यान रखे। 1 मेगावाट का मतलब 10 लाख वाट है। वाट जानते हो तुम, बल्ब जानते हो ना लट्टू। तो डॉक्टर गोविंद दिखा दे भाई। तो देखे चंबल में जो जलीय जीव है उनके लिए भी चंबल जानी जाती है। एक पृथ्वी उपसौर की अवस्था, ये थोड़ा लास्ट में बता दूंगा तुम्हें ना। अपसौर ये वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ, किसी बच्चे ने भेजा था। ये है लिफ्ट नहर। नीचे देखो नदी बह रही है, ये मशीन लगी हुई है, इसी को लिफ्ट नहर, लिफ्ट मशीन बोलते हैं। नीचे से पानी उठा रही है, ऊपर हमारे वाले खेत में डाल रही है। ये पूरा जो पथरीला प्रदेश, उसमें सिंचाई के लिए जल को उठाया जा रहा है। वो आपको दिख रही है पूरी नहर जाती हुई। हाँ, तो ये अब चंबल सेंचुरी, जिसको जलीय अभ्यारण्य कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थल। आवाज आ रही है, तू सुन देगा तो आएगी ना। ये गंगा डॉल्फिन है, गांगे। ये क्या है? एक आंख खोली थी, पता है? मगरमच्छ था वो। ये घड़ियाल है, ये लंबी चोंच वाला है ना, ये घड़ियाल है।
है? अरे वापस क्या, एक बार ही बहुत है। हाँ इतना बहुत है। अब देखो कि ये तो अपन ने चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, उस सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में लिखते हैं कि कौन सी आती है, बताइए कौन सी है? बनास। ये अपने आप में एक नदी क्रम, बनास नदी क्रम जिसको लिखें, इसमें बनास और इसकी सहायक नदियां, सबसे पहले इसके उपनाम, बनास के उपनाम एक तो है वर्णासा, वन की आशा, वशिष्टि और प्यास की आस बनास, और विपाशा भी लिख सकते हो। विपाशा का मतलब यही है, प्यास की आस बनास। ये सब भी इसके नाम हैं, उपनाम। उपनाम के बाद इसका उद्गम, उद्गम इसका राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट, खमनोर की पहाड़ी जिसको वीरों का मठ भी कह देते हैं, वीरों का, हाँ, यहां से ये नदी निकलती, हाँ विपाशा। तुम नहीं जानते विपाशा को, हम पढ़ा करते थे उस समय, एक्ट्रेस हुआ करते थे। उद्गम के बाद इसका परवा है कि ये नदी कहां कहां पर प्रवाहित होती है, तो ये राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आप भीलवाड़ा जाइए, भीलवाड़ा से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। हाँ कि सवाई माधोपुर है गए, इसमें किसमें मिल जाएगी? चंबल। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हाँ, और पूरी राजस्थान में बहती है, राजस्थान में पूर्ण प्रवाह है। और इसका जल बताइए कहां पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी। हाँ, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी ही इसका मुहाना, बंगाल की खाड़ी है, इसमें इसका जल पहुंचता है।
ये तो इसकी जो सामान्य स्थिति अपन देख रहे हैं। लिख लिया? देखो अब इसका नाम वर्णासा, इनके पीछे भी कई कहानियां हैं। ये ऋषि वशिष्ठ हुए। ऋषि वशिष्ठ ने घोर तपस्या की और उस तपस्या से इन्होंने स्वर्ग में बहने वाली बनास नदी को धरती पे उतार लिया। कहां पर आ गई? धरती। अब नदी धरती पे तो आ गई, लेकिन ऐसी जगह आ गई जहां पर कोई ग्लेशियर ही नहीं है, हिम ग्लेशियर ही नहीं। तो बनास भी घबरा गई और वशिष्ठ साहब भी घबरा गए कि उतार तो लिया इसको, अब इसको यानी रक्षा कौन करे। तो भगवान शिव की आराधना शुरू की। शिव खुश हुए, खुश होके तो पूछा भाई दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या यह है कि मैंने बनास को उतार लिया, लेकिन अब इसकी ये तो सूखेगी के, तड़पड़ाने लग गई है। तो कहा मत चिंता कर, इसकी जंगल रक्षा करेंगे। कौन रक्षा करेंगे? जंगल। तो कुंभलगढ़ पूरा ही जंगल है कि ये इसकी क्या करेंगे? रक्षा। और जंगल को वन कहते हैं, वन ही इसकी आशा है, इसलिए इसका नाम वर्णासा या फिर क्या नाम दिया गया? वन। और ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या की ली, इसलिए 2008 में बीसलपुर डैम का सौंदर्यीकरण और बड़ा बांध बनाया गया। जयपुर अजमेर को पेयजल के लिए जोड़ा गया। तो उसके बाद में ये होता है कि इसको प्यास, वसुंधरा जी ने प्यास की आस बनास नाम दी थी। दूसरा, ये पौराणिक की कथाओं से भी जुड़ी हुई है कि जो परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कि अपने यानी पिता के कहने से अपनी माता का वध कर दिया था। किसने? परशुराम। और जैसे ही वध, फिर प्रायश्चित हो गया कि ये बहुत बुरा काम हो गया, पाप हो गया, इसलिए वो प्रायश्चित के लिए भटकते रहे इधर उधर। तो जहां ये कुंभलगढ़ वाला एरिया आता है, यहां पर यानी सोच रहे थे, इतने में एक काले रंग का बछड़ा इस नदी में गिर गया और वो बछड़ा वापस बाहर निकला तो सफेद हो गया। बछड़ा कौन से रंग का था? इसका मतलब उसने भी पाप किया था। नदी से बाहर निकला तो कैसा हो गया? सफेद, गोरा हो गया। परशुराम जी ने भी देखा कि ये ठीक है, यही तपस्या शुरू कर दो। वहां पर उन्होंने क्या है? तपस्या शुरू कर। जो जगह एक मातृ कुंडिया है, कौन सी है? राजस्थान का हरिद्वार। वैसे बहुत है हरिद्वार राजस्थान में, नक्की झील भी है, बेणेश्वर भी आता है, मातृ कुंडिया भी आता है, रामेश्वरम भी, सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं, है ना। तो उसको राजस्थान का क्या बोल देते हैं? हरिद्वार, है ना। हाँ, तो वो अपने हिसाब से मानते हैं। तो ऐसे फिर ऐसे ही कहते हैं कि महाभारत काल में यही यहां पर भीष्म ने, यानी कर्ण है, यानी उसको अस्त्र शस्त्र चलाने की भी क्या दी थी? शिक्षा देने का काम किया था। और दूसरा ये कि जैसे रामदेव जी के गुरुजी कौन? जरगा जी नहीं है? जरगा जी किनके थे? जरगा जी भी नहीं के है? तो जरगा जी का वहां पर भी मंदिर बना हुआ है। जो मूल रूप से मेघवाल हरिजन है, कहीं वो उनको ज्यादा मानते हैं।
तो ये सब क्या है, ये सब भी कौन सी नदी से संबंधित है, यानी जो बनासी नदी, यानी उससे संबंधित अपन देख रहे हैं। तो ये तो बनास नदी क्रम है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा। अभी बनास का जो भाग अपन देख रहे हैं कि ये नदी कहां कहां पर प्रवाहित, ये बनास का अपवा क्षेत्र आता है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं दिखाऊंगा तब दिखेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो नदी राजसमंद, ये राजसमंद से ये नदी निकलती। फिर ये इधर कौन सा आ गया, चित्तौड़। ये राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की सीमा पर है, ये भीलवाड़ा का ही क्षेत्र आता है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कौन सा आ गया, अजमेर। ये टोंक में इसका सबसे ज्यादा सर्पिला आकार पर, यहीं पर बिसलपुर बांध बनाया गया। फिर ये सवाई माधोपुर, और फिर कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है, चंबल है, उसमें जाकर के ये इसका जो परवा क्षेत्र, मतलब इसका जो परवा क्षेत्र अपन देखेंगे कि ये नदी ये इस प्रकार से ये नदी पे, तो इसका जो सबसे ज्यादा ये राजसमंद का क्षेत्र है, यहां हमने लिखा है राजसमंद। राजसमंद के बाद ये नदी कहां पर बहती है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से आगे कहां पर है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के साथ ही कौन सा हो गया, अजमेर और टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर। ये इधर आप चंबल लिखेंगे, और ये कौन सी होगी, बनास। तो ये नदी अपने परवा क्षेत्र में लाल पीली भूरी कंकरीली मृदा का जमाव करती है। और राजसमंद में देवगढ़, देवगढ़ के निकट कौन सी स्थला, ऊंचे टीले नुमा आकृतियां बनाती है, जिसको कौन सी स्थलाकृति कहते हैं, पिडमा। पिडमांट स्थलाकृतियां बनाने का कार्य करती, लाल पीली भूरी कंकरीली मृदा का जमाव करती है। इसका उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है, मालपुरा करौली का मैदान। और ये दक्षिणी भाग है, इसको हम कौन सा मैदान कह देते हैं, मेवाड़ का मैदान। ये मेवाड़ का मैदान है, इसके नाम से जाना आता है। दोनों अलग अलग जो नाम है, यही इससे अपन। तो पहले आप लिखो, अभी ये पूरा नहीं हुआ, बनाने के लिए आपको बिल्कुल दिया जाए। तो अगला आप लिखिएगा, बनास नदी, बनास नदी अपने परवाह क्षेत्र में, अपने परवाह क्षेत्र में लाल पीली, लाल पीली भूरी, लाल पीली भूरी मृदा का जमाव करती है। लाल पीली भूरी मृदा का जमाव ये करती है। यह राजसमंद में देवगढ़ के निकट, राजसमंद में देवगढ़ के निकट पिडमांट स्थलाकृतियां टीलेनुमा आकृति होती है, जिसका कटाव नहीं होता है, मोनाडनोक, मतलब कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं। हाँ, पिडमांटे
स्थलाकृतियां बनाती है। अब बताओ इस नदी का सबसे ज्यादा सर्पिलाकार प्रवाह कहां पर है? कहां पर है? तो लिखो इस नदी का सर्वाधिक सर्पिलाकार प्रवाह है, सर्वाधिक सर्पिलाकार प्रवाह है, टोंक में है। अब जैसे बनास का उत्तरी भाग आप देखें तो वो क्या कहलाता है? मालपुरा करौली। मालपुरा टोंक में है लेकिन मैदान लिखना मालपुरा करौली। और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेवाड़। तो लिखो बनास का उत्तरी भाग बनास का उत्तरी भाग मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान और दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ का। इसका मतलब ये कौन से मैदान से? मेवाड़ के मैदान से गुजर रही है या नहीं गुजर रही? अब चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर मातृकुंडिया बांध बनाया गया। कौन सा बांध हो गया? टोंक की टोडा राय सिंह तहसील आती है। वैसे देवली में ऑफिस था इसका। वहां पर इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिशलपुर बांध बनाया गया है। और सवाई माधोपुर आता है, इसमें इसी नदी पर कौन सा बांध है? ईश्वर। हाँ, कि कौन सा बांध हो गया? ईश्वर। ये सभी बांध कौन सी नदी पर हैं? बनास। तो लिखो बनास के प्रमुख बांध, बनास के प्रमुख बांध पहला कौन सा है? तो नंबर 1 लिखो मातृकुंडिया बांध। यह चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का हरिद्वार भी बोल देते हैं। जिनकी श्रद्धा है वो लिख लो, बाकी तो हरिद्वार के ही आएंगे। एक है बिशलपुर बांध। यह टोंक की टोडा राय सिंह तहसील में बिसल देव के कार्यकाल में बनाया गया था। छोटा बांध था। यहां बिसल देव का मंदिर भी है, शिव जी का पुराना मंदिर 10वीं सदी का यहां पर भी है। बहुत सुंदर जगह है। और यहां पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बड़ा बांध, जिसे अजमेर और जयपुर को क्या होती है? पेयजल की आपूर्ति। टोंक को कौन सी सुविधा प्राप्त है? सिंचाई। वो कौन से बांध से है? बिशल। तो अगला एक आप लिखो बिशलपुर बांध। बिशलपुरी बांध इसमें लिखो। यह टोंक की टोडाराय सिंह टोंक की टोडाराय सिंह तहसील में
बिसलपुर गांव के निकट, बिसलपुर गांव के निकट बनाया गया। एशियाई विकास बैंक के सहयोग, एशियाई विकास के सहयोग, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इस बांध का विस्तार किया गया। इससे जयपुर अजमेर को पेयजल की आपूर्ति और टोंक को सिंचाई की सुविधा, टोंक को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। टोंक को कौन सी सुविधा प्राप्त है? सिंचाई। एक आप लिखो इसरदा बांध, इसरदा बांध, ये सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा बांध हो गया? इसरदा। तो ये आपके देख रहे हैं पिडमांट स्थलाकृतियां हैं। हाँ, ये पत्थर वगैरह हो जाते हैं, बच्चों की तरफ ज्यादा नहीं देखे, है ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं, पेंट है तो है, नहीं नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, साइकिल लेके भाग रहे हैं ना, हाँ ये बचपन है, नेकर भूल गए कोई, हाँ ना। ये बिसलपुर बांध का क्षेत्र रीट मेंस के बाद का है, ये प्री का नहीं है, ध्यान रखना। ये बिसलपुर, ये पिडमांट स्थलाकृतियां, ये और स्पष्ट आप देख सकते हैं। कौन सी स्थलाकृति है? पिडमांट स्थलाकृतियों का जो भाग अपन देख रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं टोंक में, आरटीडीसी में भी आता है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट आता है ना, वो भी इसका प्रचार प्रसार करता है, रेवेन्यू आता है ना, पानी फिल्टर होता है, फिर ये आगे आता है। ये यहां अच्छी जगह भी है, ये भी रीट मेंस के बाद का ही है। रीट प्री पास होने के बाद में भी दिखाऊंगा, वो अलग आएगा। ये जैसे रीट प्री पास का ही है। सीट गए, ये बना लिया तुमने, ये 1 मिनट में बना लो। तो मैं थोड़ा ये अपसोर उपसोर भी बता देता बच्चे को। है इस शब्द सवाई माधोपुर, बस इतना ही लिखना है, सवाई माधोपुर में है।
ये तेरे वाला तो यार कल ही बता पाऊंगा। वैसे क्या होती है, जनवरी और जुलाई आता है ना, उसमें कल बता, कल एक बार तो मेरे को वापस दे देना ना। दूरी होती है सूर्य, अपसौर उपसौर, पृथ्वी और सूर्य के बीच के ना।